हाय दोस्तों, मैं निराले हुसैन स्वागत करता हूं आपका मेरा यूट्यूब चैनल ए टू जेड हिंदी ट्रिपल में। आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अगर रेक्टिफायर के बारे में आपको पता नहीं है तो प्लीज़ मेरा वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में उसका लिंक है, आपको फुल डिटेल रेक्टिफायर के बारे में मिल जाएगा। फिर भी आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो एसी सिग्नल को अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें डीसी करंट की ज़रूरत क्यों है। तो हम जानते हैं कि हमें हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो एसी होती है, अल्टरनेटिंग करंट होता है जो अल्टरनेटिंग नेचर का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल देता है और बहुत सारे हमारे इक्विपमेंट चलते हैं। बट बहुत सारे ऐसे भी इक्विपमेंट है हमारे घरों में जिसको डीसी सप्लाई चाहिए। तो डीसी सप्लाई हम कहाँ से देंगे? हम देखते हैं कि हमें टीवी चलाना हो, हम प्लग लगाते हैं और हमारा टीवी चलने लगता है, ऑन हो जाता है। तो ये एसी से तो होता नहीं है क्योंकि वो तो डीसी अप्लायंसेस है, डीसी डिवाइस है, तो हमें डीसी तो चाहिए। तो कुछ ना कुछ प्रोसेस उसके अंदर होता है और वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करके टीवी को सप्लाई देता है और डीसी टीवी ऑन हो जाता है। उसी प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं और वो रेक्टिफिकेशन करता कौन है? रेक्टिफायर। तो हमने पढ़ा है हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, आज हम बात करेंगे फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में सबसे पहले हम 4 डायोड यूज़ करते हैं जो सेमीकंडक्टर डायोड है। डायोड के बारे में भी हमें पता होनी चाहिए कि डायोड फॉरवर्ड बायस में काम करता है और रिवर्स बायस में काम नहीं करता। इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में ऑन कंडीशन में होता है और रिवर्स बायस में ऑफ कंडीशन में होता है। तो अब यहाँ पे हम सर्किट देख लेते हैं। हमने 220 वोल्ट सप्लाई दिया है जो हमारे घरों का सप्लाई है। उसके बाद पहला ये ले लेते हैं पॉजिटिव चार्ज। मान लेते हैं यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रहा है और यहाँ नेगेटिव हाफ साइकिल। तो यहाँ पॉजिटिव हाफ साइकिल की अगर बात करें तो करंट इधर से फ्लो होगा, इधर से फ्लो होकर के यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करंट D4 की तरफ जाएगा और D1 की तरफ जाएगा? तो हमें पता है डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो फॉरवर्ड बायस में काम करता है का मतलब डायोड का जो एनोड है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होनी चाहिए और कैथोड निगेटिव से कनेक्ट होनी चाहिए, तभी डायोड ऑन कंडीशन में होगा। तो ये देख ले यहाँ पे, ये हमारा एनोड है, ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। तो एनोड हमारा पॉजिटिव से कनेक्ट है और कैथोड हमारा निगेटिव से कनेक्ट है। तो ये डायोड ऑन होगा, ये काम करेगा। यहाँ पे देख ले, कैथोड हमारा निगेटिव है और एनोड हमारा पॉजिटिव है, तभी फॉरवर्ड बायस होगा। बट यहाँ पे तो हमारा कैथोड के सामने ये जो आ रहा है ये पॉजिटिव है, तो डायोड D4 ऑन नहीं होगा, ये रिवर्स बायस में है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या कहता है? डायोड D1 D2 फॉरवर्ड बायस। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल जा रहा है तो डायोड D1 और D2 फॉरवर्ड बायस में होगा। इसका मतलब डायोड D1 और D2 ऑन कंडीशन में होगा। दूसरा केस उसी में फर्स्ट केस में देख लेते हैं। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो डायोड D1 और D2 फॉरवर्ड बायस है और डायोड D3 और D4 रिवर्स बायस है। इसका मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 और D2 ऑन कंडीशन में होगा और डायोड D3 और D4 ऑफ कंडीशन में होगा। तो अब देख लेते हैं कि करंट कैसे फ्लो होगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में। यहाँ से करंट इधर आया, उसके बाद इधर ये जा नहीं सकता क्योंकि ये रिवर्स बायस है। उसके बाद ये इधर आएगा रजिस्टर होते हुए, उसके बाद ये यहाँ आएगा। उसके बाद अब देख ले यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया और ये हमारा पॉजिटिव है। अब ये ऐसे फिर आ जाएगा। तो हमने देख लिया कि डायोड D1 और D2 पॉजिटिव हाफ साइकिल में काम करता है। तो उसका आउटपुट भी देख लेते हैं। ये हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल दिए हैं तो हमारा डायोड D1 और D2 ऑन कंडीशन में है। तो डायोड D1 और D2 हमारा आउटपुट ये आया। अब बात करते हैं कि अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल ले तो ये हमारा नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब करंट कैसे फ्लो होगा? यहाँ से ऐसे फ्लो होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा पहले। सेकंड केस में देखते हैं, डायोड D3 और D4 हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। D3 और D4 हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा। वो कैसे होगा? ये हमारा पॉजिटिव यहाँ पे आया, ये एनोड है पॉजिटिव से कनेक्ट होगा और ये हमारा कैथोड है जो नेगेटिव से कनेक्ट होगा, ये इधर से आया है। तो हमारा D3 ऑन हो गया। उसके बाद ये आएगा ऐसे लोड होते हुए। उसके बाद देख लें डायोड D4 हमारा ऑन कंडीशन में होते हुए ये हमारा यहाँ आ जाएगा निगेटिव के पास। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि डायोड सेकेंड कंडीशन में D3 और D4 हमारा फॉरवर्ड बायस है
D3 और D4 काम कर रहा है और D1 और D2 रिवर्स बायस है। यहाँ पे हम ग्राफ देख लेते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल का, तो हमारा D4 और D3 काम कर रहा है और D1 और D2 ऑफ पोजीशन पे है। तो ये हमारा फुल प्रोसेस है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का। तो अब हमें DC आउटपुट तो मिल गया, बट ये हमारा DC प्योर आउटपुट नहीं है, ये रिपल है। हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल प्योर नहीं है, रिपल आउटपुट है। हमें कोई भी DC कंपोनेंट चलाने के लिए या कोई भी बैटरी चार्ज करने के लिए हमें जो चाहिए वो होनी चाहिए कांस्टेंट आउटपुट। तो कांस्टेंट आउटपुट के लिए हमें रेक्टिफायर को और भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के साथ जोड़ने पड़ते हैं, जो हमने यहाँ पे एक दिखाया है रेक्टिफायर विथ कैपेसिटर। रेक्टिफायर को कैपेसिटर के साथ लगा करके आपको प्योर आउटपुट देने का हमने एक वेव फॉर्म बनाया है। देखिए कैसे होता है। फायर के आउटपुट के बारे में हमें पता है, हमने पढ़ा है, हमें उसका प्रोसेस पता है। अब हम ये प्रोसेस देखते हैं कि हमने अगर कैपेसिटर लगाया है तो वो कैपेसिटर AC कंपोनेंट को कैसे हटाता है। तो यहाँ पे देख ले, ये हमारा 4 वोल्ट है और ये हमारा 0 वोल्ट है। तो ये यहाँ से 4 वोल्ट यहाँ आया तो करंट इधर भी फ्लो होगा और ये इधर भी फ्लो होगा। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो कैपेसिटर चार्ज होगा और ये 0 पोटेंशियल में यहाँ से भी करंट आएगा और यहाँ से भी। तो ये हमारा चार्ज हो गया। तो यहाँ पे देख लें, ये हमारा आउटपुट है इसका रेक्टिफायर का और ये हमारा आउटपुट होगा कैपेसिटर का। तो यहाँ पे देख लें, कैपेसिटर यहाँ से मैक्सिमम तक जाते जाते चार्ज हो गया, मैक्सिमम जाते जाते चार्ज हो गया। ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है। अब ये क्या होगा, डिक्रीज होगा ये वोल्टेज यहाँ से डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज होगा तो कैपेसिटर ने पहले तो अपने आप को चार्ज किया है। अब अगर वोल्टेज कैपेसिटर में 4 वोल्ट है और ये 3.4 हो रहा है, 3.5 या कुछ भी 4 से कम हो रहा है, तो क्या करेगा, ये जो 4 वोल्ट है वो रिलीज करेगा, यानी कि इसने जो चार्ज किया था वो चार्ज ये सर्किट में भेजेगा। तो ये सर्किट में अगर चार्ज भेजेगा तो यहाँ तक तो ये चार्ज हुआ है। उसके बाद इसका जो करंट है या वोल्टेज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ है, बट यहाँ पे कैपेसिटर की वजह से ये डिक्रीज नहीं होगा क्योंकि वो जो चार्ज किया है वो अपना सप्लाई इसमें देगा। तो ये लाइन हमारा ऐसे बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब जब ये यहाँ तक पहुँचा तो ये सप्लाई यहाँ देता रहा, तो ये वेव फॉर्म ऐसे बन गया। अब फिर नेगेटिव, फिर ये डिस्चार्ज हुआ। फिर क्या हुआ, रेक्टिफायर फिर 0 से लेकर के मैक्सिमम तक जाएगा। फिर क्या होगा, चार्ज होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर चार्ज हुआ। फिर अब क्या हुआ, फिर मैक्सिमम से ये 0 की तरफ जाएगा। तो मैक्सिमम से 0 की तरफ जाएगा तो कैपेसिटर हमारा चार्ज है। फिर ये क्या करेगा, यहाँ से इसको ऐसे वेव फॉर्म को चेंज करेगा, क्योंकि जो हमारा लाइन 0 से मैक्सिमम जा रहा है और मैक्सिमम से 0 तक आ रहा है, कैपेसिटर की वजह से 0 से मैक्सिमम तो जा रहा है बट मैक्सिमम से 0 की तरफ नहीं आएगा, वो बीच में ही रोक देगा और एक अपना ही लाइन बनाएगा। इस तरह जो इसमें AC कंपोनेंट है जिसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग आउटपुट बोलते हैं, जो रेक्टिफायर का होता है, वो हमारा कैपेसिटर लगाने के बाद पल्सेटिंग आउटपुट नहीं होता, उसमें कुछ सुधार हो जाता है, वो AC जो कंपोनेंट है उसके वो निकल जाते हैं। तो इसी प्रोसेस से हम एक प्योर DC और भी सर्किट्स लगाते हैं जिससे हमें एक प्योर DC कांस्टेंट DC मिल जाता है। तो ये प्रोसेस अब हम मेनली प्योर DC आउटपुट पाने के लिए करते हैं। वो भी क्यों, क्योंकि हमारे जो कंपोनेंट्स हैं घरों में जो DC से चलते हैं उसे प्योर DC चाहिए, AC कंपोनेंट उसमें नहीं चाहिए, क्योंकि अगर AC कंपोनेंट होगा तो हमारा जो DC सर्किट्स हैं, DC कंपोनेंट्स हैं, वो ऑन नहीं होगा। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपको कुछ जानने को मिले। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।